नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, ये तारीख 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है और 17 भी हो सकती है, लेकिन आसपास का समय यही होता है 14, 15, 16 और 14, 15, 16 नवंबर। यानी ये कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच का जो समय होता है, ये सूर्य के तुला राशि में गोचर का समय होता है और इस समय में सूर्य नीच हो जाया करते हैं। और जिन लोगों का जन्म इस समय में होता है, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में जिस किसी का भी जन्म हुआ है, तो उनकी कुंडली में सूर्य नीच होकर बैठे हुए हैं, लगन कुंडली में ही। अब लगन कुंडली में सूर्य नीच है और जब भी ये महीना आएगा, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच जब भी ये महीना आएगा, तब सूर्य पुनः नीच हो जाएंगे और जन्म कुंडली में जहां पर वो नीच बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हुए हैं, वहीं पर उसी खाने में फिर दोबारा से गोचर करेंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में जहां भी सूर्य नीच के बैठे हुए हैं और जहां पे उनकी दृष्टि है, उन भावों पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का नीच प्रभाव पड़ेगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में कार्तिक दोष के बारे में बता चुका हूं और डिटेल में मैंने खानावार बता दिया है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको फिर से समझाना चाहता हूं और एक विशेष जानकारी जो आज एक सूचना है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कार्तिक दोष वाली, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी थोड़ी सी जानकारी जरूर दूंगा। दोस्तों, मैंने जैसे बताया 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर का जो समय होता है, ये सूर्य के तुला राशि में गोचर का समय होता है और सूर्य इस राशि में नीच के होते हैं। और जब भी यह समय आएगा, यानी दिवाली के आसपास का समय आएगा, सूर्य पुनः नीच हो जाएंगे। और अगर आपका जन्म इस समय में हुआ है, तो जिस भी खाने में आपके सूर्य नीच के हैं, उसी खाने में दोबारा से सूर्य गोचर करेंगे और जिस खाने पे दृष्टि है, उसी खाने पे पुनः दृष्टि रखेंगे। तो जिस खाने में है और जहां पर दृष्टि पड़ रही है, वहां पर सूर्य का अशुभ प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और ऐसा आपको हर दिवाली के आसपास महसूस होगा। बहुत से लोग मेरे पास आकर बोलते हैं कि सर, आगे पीछे हमारे हालात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही दिवाली का महीना आता है, हमारे हाथ बहुत टाइट हो जाते हैं, पैसा पास में नहीं रहता, दिए जलाने तक के पैसे नहीं रहते हैं, पैसे इधर उधर से पकड़ के किसी तरह से हम पूजा करते हैं। तो ये कार्तिक दोष होने की वजह से होता है। सूर्य जब 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच गोचर करता है, तो आपकी कुंडली में कार्तिक दोष लग जाता है इस समय में, अगर आपका जन्म हुआ है तो। और कार्तिक दोष लगने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं बता दूं। कार्तिक दोष होने से, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि के हैं, नीच के हैं, तो सूर्य नीच होने से सूर्य मान सम्मान के कारक हैं। तो पिता के मान सम्मान में कमी करते हैं, आपके मान सम्मान में कमी करते हैं, आपके ऊपर कोई धब्बा लगने की संभावना रहती है, कोई ब्लेम लगने की संभावना जो है बनी रहती है। सूर्य जब नीच के हों तो पिता के सुख में कमी रहती है, पिता का पूरा सुख हमें नहीं मिल पाता है, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, या पिता फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते जो हमें हेल्प दे सके। और कई लोगों की कुंडली में सूर्य अगर नीच के बैठे हुए हैं और ग्रह दृष्टि भी बहुत अशुभ है, तो पिता का सुख मिलता ही नहीं है, पिता बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कार्तिक दोष है, यानी सूर्य नीच राशि के बैठे हुए हैं, तो वो खानावार जिस खाने में बैठे होंगे उस खाने से जुड़ा प्रभाव देंगे और उस खाने से, जिस खाने पर सूर्य की दृष्टि होगी, वहां से जुड़ा हुआ बुरा प्रभाव आपको देंगे।
सूर्य नीच होने पर आप कितना भी भला क्यों ना कर लें, कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है कभी भी। आपका जन्म अगर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है तो आप प्रैक्टिकली आप खुद करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें कि आप किसी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, किसी रिश्तेदार के साथ में, किसी दोस्तों के साथ में कितना भी अच्छा कर लें, आपको उसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इवन के आपको हो सकता है उसकी बदनामी ही झेलनी पड़े। तो कार्तिक दोष किस प्रकार से प्रभाव डालता है, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं। लगन भाव में अगर सूर्य नीच के बैठे हुए हैं तो पिता के लिए तो अपमान का कारण बनते ही हैं, खुद उस इंसान के लिए भी बदनामी का कारण बनता है सूर्य लगन में नीच का। लगन भाव सूर्य का पर्सनैलिटी का भी है, लगन भाव हमारे सेहत स्वास्थ्य का भी है, तो सेहत और स्वास्थ्य पे भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और सूर्य के 7वें खाने में दृष्टि होने की वजह से गृहस्थ पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी के आपसे झगड़े बहुत रहते हैं, डेली इनकम में कमी हो जाती है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है, साझेदारी में कोई भी काम करेंगे घाटा उठाएंगे, पब्लिक रिलेशन में आपको दिक्कत आएगी। सूर्य अगर दूसरे खाने में, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, लगन भाव जहां पे लगन शब्द लिखा होता है कुंडली का खाना नंबर 1 होता है, वहां पे अंक कुछ भी हो सकता है। अगर लगन भाव में नीच के हैं तो तुला राशि यानी 7 नंबर राशि में सूर्य नीच के होंगे, और यही खाना नंबर 2 में अगर सूर्य नीच के हो जाएं तो तुला राशि में खाना नंबर 2 यानी लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2 होगा, उससे आगे खाना नंबर 3, फिर उसके आगे 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार ये कुंडली के खाने होते हैं। तो आपके जन्म समय के अनुसार सूर्य आपकी कुंडली में किसी भी खाने में नीच के हो सकते हैं, अगर आपका जन्म 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है। तो यदि आपका जन्म कन्या लगन में हुआ है तो सूर्य खाना नंबर 2 में नीच के होंगे। इसी तरह से अगर आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है तो खाना नंबर 3 में होंगे। 5 नंबर अगर लगन है आपका, तो ये खानावार ऐसे ही अलग अलग खानों में सूर्य का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको खानावार इसका प्रभाव बताने वाला हूं कि सूर्य का खानावार क्या प्रभाव हो सकता है। वैसे मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं, तो जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो में समझ सकते हैं। खाना नंबर 2 में अगर सूर्य तुला राशि के बैठे हो तो जब भी कार्तिक महीना दिवाली के आसपास का समय आएगा, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा होगी, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, पैसा आपका जो है खर्च होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और दिवाली के समय आर्थिक तंगी आपको देखने के लिए मिले। परिवार में झगड़ा कलह कलेश की संभावना रह सकती है, वाणी कटु हो जाती है, और सूर्य खाना नंबर 2 से खाना नंबर 8 को देखते हैं तो कामों में रुकावट आना, सेहत खराब होना, यह भी यहां पे देखने के लिए मिला है। सूर्य यदि अगर तीसरे खाने में नीच के हो जाए, तीसरा खाना हमारे अत्यधिक मेहनत का है, छोटी यात्राओं का है, छोटे बहन भाइयों का है, तो सूर्य तीसरे खाने में जब नीच के होंगे तो छोटे बहन भाइयों से झगड़ा हो सकता है। मेहनत अत्यधिक करेंगे लेकिन उतना फल नहीं आपको मिलेगा। छोटी यात्राएं करेंगे और यात्राओं में आप कष्ट उठाएंगे, यात्रा से आपको लाभ नहीं मिलेगा। और यहीं से 7वीं दृष्टि 9वें खाने में पड़ेगी, तो 9वें खाने में दृष्टि होने की वजह से पूजा पाठ में आपका मन कम लगेगा, धर्म में रुचि कम करेगा, आपकी भाग्य में अड़चने आएंगी, काम में रुकावटें आएंगी, काम बनते बनते आपके बीच में रह जाएंगे। ऐसे ही पूर्वजों पे भी यह प्रभाव डाल सकता है, हमारे बुजुर्गों पे प्रभाव डाल सकता है खाना नंबर 9 पे दृष्टि डाल के। खाना नंबर 4 में अगर सूर्य नीच के हो जाए तो चौथा खाना माता का है, माता को कष्ट दे सकता है, माता की सेहत खराब रहे, गाड़ी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहेगी, घर से दूर जाने की, घर के सुख में कमी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि चौथा खाना वाहन का, घर का, माता का है, सुख का है, सुख में कमी होगी। और यहां से जब सप्तम दृष्टि देखेंगे तो खाना नंबर 10 में दृष्टि पड़ेगी, और खाना नंबर 10 कारोबार का है, तो फिर से कारोबार आपका जो है ठप पड़ जाएगा, कारोबार में अचानक से रुकावट आ जाएगी, जो आपकी सेल हो रही थी उस सेल से सेल कम हो सकती है, काम में दिक्कतें आना, रुकावटें आना यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ऐसे ही खाना नंबर 5 में अगर सूर्य नीच के हो जाए
तो 5वां खाना संतान का है, संतान को कष्ट की संभावना, पेट की तकलीफें होना, जो प्रेम संबंध में उनके प्रेम संबंध टूटने की संभावना, जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में फेल होने की संभावना, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम। तो खाना नंबर 5 जिन जिन चीजों का है उससे जुड़े यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे। और यहीं से 11वें खाने में दृष्टि होने की वजह से बड़े भाई से यहाँ पे झगड़ा कलेश होने की संभावना, मित्रों से झगड़ा होने की संभावना, लाभ में कमी होने की संभावना यहाँ पे बनी रहेगी। और ये प्रभाव जो है सूर्य की डिग्री पे डिपेंड करता है कि सूर्य की डिग्री कितनी है। अगर सूर्य की डिग्री अधिक है, यानी ना वो वृद्धावस्था में है ना वो मृतावस्था में है, बाल्यावस्था में, तो अपना पूरा प्रभाव सूर्य यहाँ पे देंगे। और अगर सूर्य की डिग्री ही 0 डिग्री है या 1.5 डिग्री पे पड़ा है तो इतना प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ऐसे ही अगर 29, 29.5, 30 डिग्री पे पहुंच गए तो भी उसका कोई प्रभाव सूर्य का आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरा जन्म इस समय का है लेकिन मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो वो अपनी डिग्री जरूर देख लें कि उनकी डिग्री क्या है। और चलित में भी ग्रहों को देख ले कि कहीं ग्रह आगे पीछे तो नहीं हो गया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनका यह एक्चुअल में उस खाने में पड़ा होगा जहां मैं बता रहा हूं। सूर्य यदि 6ठे भाव में नीच के हो जाए तो रोग ऋण शत्रुओं में बढ़ोतरी करेंगे, खर्चे बढ़ाएंगे, आपने रात्रि की नींद में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, ऋण बढ़ा देंगे, सेहत की तकलीफें देंगे, झगड़े कलेश होने की संभावना रहेगी। और अगर ग्रह स्थिति बहुत खराब है तो जेल यात्रा होने के भी योग बनाता है 6ठे भाव में, कोर्ट कचहरी झगड़ा होने की संभावना रहेगी। 7वें भाव में अगर सूर्य नीच के हैं तो यहां पे पति पत्नी के झगड़े होंगे, वैवाहिक संबंध खराब होंगे, साझेदारी में घाटा रहेगा, पार्टनरशिप में आपको दिक्कत परेशानी रहेगी, पब्लिक रिलेशन में दिक्कत रहेगी, डेली इनकम में प्रॉब्लम रहेगी और लगन पे दृष्टि होने की वजह से सेहत की भी तकलीफें रहेंगी, मानहानि के योग बने रहेंगे। 8वें भाव में अगर सूर्य नीच के हों तो यहाँ पे कोई परमानेंट डिजीज दे देते हैं, कोई ऐसी बीमारी जिसकी दवाई हमें लंबे समय खाते रहना पड़े, जैसे बीपी की, शुगर की, थायराइड की, हार्ट की, कोई ऐसी बीमारी 8वें भाव में सूर्य दे देते हैं। और यहां से दूसरे भाव पे दृष्टि होने की वजह से फाइनेंशियली फिर से प्रॉब्लम आपको खड़ी करेंगे जब नीच के होंगे, यानी दिवाली के आसपास यदि आपका जन्म इसी समय का है तो सूर्य 8वें भाव में नीच के होंगे और खाना नंबर 2 पे भी उसका प्रभाव होगा, यानी धन पे आपका प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक तंगी रहेगी, वाणी में कटुता रहेगी, परिवार में थोड़ा सा आपके मतभेद रह सकते हैं। 9वें भाव में सूर्य नीच के हो जाए तो पूजा पाठ में मन कम लगना, बुजुर्गों की सेहत खराब रहना, भाग्य में अड़चने आना, बनते काम बीच में रह जाना, दिवाली के समय पैसों की तंगी आना, आर्थिक तंगी आना वो देखने के लिए मिला है। क्योंकि काम कारोबार नहीं होगा, भाग्य से आपके काम खराब होंगे, दुर्भाग्य से तो पैसे नहीं आ पाएंगे और आर्थिक तंगी भी आपको झेलनी पड़ेगी। खाना नंबर 10 में अगर सूर्य नीच के हो जाए, खाना नंबर 10 कारोबार का है, हमारे रोजगार का है, व्यापार का है, तो खाना नंबर 10 में अगर सूर्य नीच के हो जाए तो जितनी सेल आपकी आगे पीछे हो रही थी वो सेल कम हो जाएगी आपकी। नौकरी में हो सकता है बड़े अफसर से आपकी तू मैं हो जाए अगर आपका कोई बॉस है, और नहीं है तो आपके अपने कारोबार में दिक्कत परेशानी रहेगी। खाना नंबर 4 पे दृष्टि रहेगी तो माता की सेहत खराब रह सकती है, वाहन दुर्घटना के योग रहेंगे और साथ ही साथ घर से सुख में कमी देखने के लिए मिली है, यानी घर से हो सकता है आपको दूर रहना पड़े या किसी और कारणों से घर के सुख में कमी रहे। ऐसे ही अगर सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हैं और नीच राशि के बैठ जाए तो लाभ में कमी लेकर आएंगे, बड़े भाई से झगड़े कलेश की संभावना या बड़े भाई की सेहत की तकलीफ यहाँ पे हो सकती है, सेहत को लेकर समस्या रह सकती है, मित्रों से झगड़ा कलेश होने की संभावना। और सूर्य नीच की जब दृष्टि 5वें भाव पे पड़ेगी तो 5वां भाव फिर से मैं बता दूं संतान का भी है तो संतान को कष्ट होने की संभावना रहेगी, संतान से कष्ट रहे, पेट का भी है तो पेट की बीमारियां हो सकती हैं उस समय पे, लव अफेयर का भी है, यदि आप लव अफेयर में हैं तो लव अफेयर टूटने की संभावना, झगड़ा कलेश होने की संभावना, लॉटरी सट्टे का भी है तो दिवाली के समय अगर आप लॉटरी सट्टे में हाथ आजमाना चाहते हैं तो निश्चित नुकसान होगा, क्योंकि तुला राशि के लाभ भाव में बैठ गए तो लाभ तो मिलने ही नहीं देंगे वो,
और पंचम भाव क्योंकि लॉटरी सट्टे का है तो उससे भी नुकसान करवाएंगे, हानि कराएंगे, शेयर बाजार में हानि कराएंगे। ऐसे ही सूर्य अगर 12वें भाव में नीच के बैठे हो तो 12वां भाव हमारी निंद्रा का भी है, हमारे खर्चों का, हमारी हानि का भाव है। तो 12वें भाव में जब सूर्य तुला राशि के होंगे, नीच के आपकी जन्म कुंडली में होंगे और गोचर में पुनः इस समय में दिवाली के समय में फिर से उसी राशि में आएंगे, तो आपको इस समय कोई बड़ी हानि करा के जाएंगे। हॉस्पिटल यात्रा भी करवा सकते हैं, कोई हॉस्पिटल यात्रा हो जाए, जेल यात्रा भी करा देते हैं। अगर अशुभ दृष्टि पड़ जाए, कोई राहु की अशुभ दृष्टि हो या शनि की अशुभ दृष्टि हो, तो अशुभ दृष्टि होने से जेल यात्रा भी हो सकती है अगर ग्रहण लग जाए 12वें भाव में सूर्य को। इसी तरह से छठे भाव में भी राहु की दृष्टि होगी, रोग ऋण शत्रुओं में बढ़ोतरी होगी, रात्रि की नींद खराब होगी 12वें भाव में, सपने अच्छे नहीं आ सकते हैं, फिर खर्चों में बढ़ोतरी होगी, हानि होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे डिग्री देखना बहुत जरूरी है। सूर्य की आप डिग्री भी देखें कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर प्रबल डिग्री है 15, 18, 20, 22, 24, 25 डिग्री तक भी है तो अशुभ परिणाम हो सकते हैं। 6 डिग्री से ऊपर अपना अशुभ प्रभाव वो दिखाएंगे। तो ये था कार्तिक दोष के बारे में जानकारी। अब मैं जो आपको सूचना देने वाला हूं, सूचना ये है कि यदि आपकी कुंडली में कार्तिक दोष है और आप कार्तिक दोष की शांति करवाना चाहते हैं, शांति कैसे होती है वो भी समझ लें। इसकी शांति 7 दिन तक मंत्र जाप होते हैं, सूर्य के 7000 मंत्रों का जाप किया जाता है और 8वें दिन यानी संडे को सूर्य के 7000 मंत्रों के दशांश का यानी 700 मंत्र से हवन किया जाता है और उसके दशांश यानी 70 मंत्र से तर्पण होता है और उसके दशांश यानी 7 मंत्र से मार्जन किया जाता है। और फिर कुछ जड़ी बूटी होती है, उस जड़ी बूटी से स्नान किया जाता है। वो जड़ी बूटी भी अभिमंत्रित की जाती है उसी समय में, जब मंत्र जाप किए जाते हैं वो जड़ी बूटी सामने रखी जाती है और हवन में भी वो जड़ी बूटी को सामने रखा जाता है। अंत में वो जड़ी बूटी हम आप तक पहुंचाते हैं। आपने उसको जल में उबालकर छानकर उस जल से स्नान करना होता है। उसमें गंगा जल, बारिश का जल और सिंपल जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं। इससे आपकी ये पूर्ण शांति कार्तिक दोष की होती है और कार्तिक दोष आगे से कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं देगा अगर आपने कार्तिक दोष की शांति कराई होगी। कार्तिक दोष कई की कुंडलियों में तो इतना बुरा प्रभाव देता है कि कई बार ग्रह दशा ज्यादा खराब होने की वजह से बेटे बेटियों की तरफ से कुछ गलत कदम उठा लिए जाते हैं, जिससे माता पिता को बदनामी का सामना करना पड़ता है। कई लड़कियां किसी लड़के के साथ में चली जाती हैं, कोई लड़का किसी लड़की को लेकर आ जाता है, तो यहाँ पे बदनामी का कारण भी बनता है कार्तिक दोष। तो यदि आप कार्तिक दोष की शांति करवाना चाहते हैं तो अंतिम तारीख जो है वो 18 तारीख है। 18 तारीख तक आप बुकिंग करा सकते हैं, अपने पूजा कराने के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। अपना नाम बताएंगे, आप अपनी फोटो देंगे, अपने पिता का नाम, अपने दादा का नाम और अपना गोत्र, ये आपको बताना होगा। और जिस दिन पूजा होगी उस दिन आपको संकल्प कराना होगा। पूजा किस दिन होगी, इसकी स्टार्टिंग जो है वो संडे से ही होती है। तो आज क्योंकि शुक्रवार है, अब शनिवार चढ़ गया है, तो एतवार को हमारी पहली पूजा स्टार्ट हो रही है। तो यदि आप कल तक भी आप करा सकते हैं, आज तक भी अपनी अगर पेमेंट करा सकते हैं तो आप कार्तिक दोष की शांति करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप जान सकते हैं इसकी फीस क्या ली जा रही है और इसके लिए किस किस चीज की जरूरत है। जरूरत तो मैंने आपको बता दिया, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके दादे का नाम, आपका गोत्र और आपकी फोटो, इन चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें पता होना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि आपकी कुंडली में सूर्य किस खाने में नीच के होकर बैठे हुए हैं और हमें किस खाने में बैठे सूर्य की शांति करनी है। तो यदि आप सूर्य की शांति यानी कार्तिक दोष की शांति करवाना चाहते हैं तो आप 18 तारीख, अंतिम तारीख 18 है, 18 तारीख तक अपनी पेमेंट जमा करा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। और क्योंकि ज्यादा लोगों की शांति नहीं हो सकती है, 1 महीने का ही सिर्फ समय होता है ये, संक्रांति से संक्रांति का, तो हद से हद इसमें 4 या 5 लोगों की ही शांति हो सकती है। तो जो भी पहले आ जाएगा उसकी
शांति हो जाएगी, और जिनकी नहीं होगी वो बाद में शांति करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कार्तिक महीने में ही कराएं, लेकिन कार्तिक महीने में अगर शांति कराई जाए तो उसका अत्यंत ही शुभ प्रभाव मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मैसेज मिल गया होगा और आप मेरी बात को समझ भी गए होंगे। कार्तिक दोष की शांति कराने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फीस जान सकते हैं, और इसी नंबर पर आप अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपने दादे का नाम और गोत्र व्हाट्सएप पर भेजेंगे और अपनी फोटो भी भेजेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।